हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श कुपौत। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है अंशदायियां यौगिक उपेक्षा पर। उपेक्षा यानी कि असावधानी पर। अंशदायियां यौगिक असावधानी, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होता क्या है, या अंशदायी या यौगिक उपेक्षा कहते किसे। सामान्यतः क्या होता है, किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति की गलती होती है और उस गलती की वजह से कोई दुर्घटना घटित होती है और उस दुर्घटना के लिए उस व्यक्ति को दोषी भी ठहराया जाता है। सामान्यतः दुर्घटनाएं किसी एक व्यक्ति की उपेक्षा या असावधानी से घटित होती है और इसके लिए उसे दोषी ठहराया जाता है। परंतु कई बार ऐसा होता है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है, कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जिनमें वादी और प्रतिवादी दोनों की उपेक्षा होती है, यानी कि दोनों की असावधानी होती है। इस ऐसी स्थिति को जब वादी और प्रतिवादी दोनों की उपेक्षा है, दोनों की असावधानी के कारण कोई दुर्घटना घटित हुई है, तो उनको अंशदायी या योग्य उपेक्षा कहा जाता है, यानी कि दोनों संयुक्त रूप से उस घटना के घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी चीज को न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी का एक केस था, इसमें न्यायालय ने भी अंशदायी या यौगिक उपेक्षा की यही परिभाषा दी है और कहा है कि जहां पर वादी और प्रतिवादी दोनों किसी दुर्घटना में सम्मिलित रूप से उत्तरदायी हैं, ऐसी स्थिति में हुई दुर्घटनाओं को अंशदायी या यौगिक उपेक्षा से हुई दुर्घटनाएं कहा जाएगा। अब से पहले, यानी कि जब कॉमन लॉ चलता था, तो कॉमन लॉ में क्या प्रोविजन था? कॉमन लॉ में यह प्रोविजन था कि अगर वादी की कोई गलती है और वादी की गलती से ही कोई दुर्घटना हुई है, तो उसे बिल्कुल भी कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता था, कंपनसेशन नहीं दिया जाता था। इसे एक बार एक केस से समझ लेते हैं। केस है बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर। इसमें क्या हुआ था, एक रास्ते पर फॉरेस्टर ने बांस की कुछ डंडियां लगा दी थी और बटरफील्ड जो है अपने घोड़े से इधर से आ रहा था। बटरफील्ड ने इन बांस की डंडियों को 100 मीटर दूर, 100 गज दूर से ही देख लिया था। देखने के बाद इन बांस की बड़ी डंडियां जो कुछ खड़ी भी थी और कुछ आड़ी भी थी, इन डंडियों को देखने के बाद भी इस व्यक्ति ने अपने घोड़े की जो है स्पीड कम नहीं की, घोड़े की रफ्तार कम नहीं की और उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, जिसके कारण इन बांस की डंडियों से टकरा गया और टकराने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त होने पर इस व्यक्ति ने इस बांस की डंडियां लगाने वाले फॉरेस्टर के ऊपर केस कर दिया। तो न्यायालय ने यह कहा कि इस घटना में इस व्यक्ति की गलती है, क्योंकि इसने बांस की डंडियों को देखने के बाद भी अपने घोड़े की रफ्तार धीमी नहीं की और इसी कारण की इसकी दुर्घटना हुई। यह कब कहा? जब कॉमन लॉ था। लेकिन आज के समय में विधि सुधार अधिनियम 1945 के आने के बाद प्रोविजन कुछ बदल गए। बदले हुए प्रोविजन कुछ इस प्रकार है कि कॉमन लॉ में तो ये था कि जब वादी की स्वयं की गलती है तो वादी बिल्कुल भी कंपनसेशन नहीं ले सकता, वाद नहीं चला सकता। परंतु विधि सुधार अधिनियम 1945 के आने के बाद कुछ प्रोविजन बदल दिए गए। इसमें ऐसा कर दिया गया कि जितनी गलती वादी की है उतना जो है कंपनसेशन काट दिया जाएगा और बाकी बचा हुआ कंपनसेशन उसे दिलाया जाएगा। विधि सुधार अधिनियम 1945 में यह कहा गया। अब हम अंशदायी या यौगिक उपेक्षा की कुछ सिद्धांत देख लेते हैं। इसका पहला सिद्धांत है, जहां नुकसानी का अधिकतम कारण वादी स्वयं की उपेक्षा हो, अर्थात प्रतिवादी अपनी सामान्य समझ से उसे रोक नहीं सके, तो ऐसी स्थिति में वादी जो है नुकसानी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सेकंड है, वादी दो दशाओं में वंचित किया जा सकता है। दो ऐसी दशाएं हैं जिन दशाओं में वादी को जो है कंपनसेशन मिलने से रोका जा सकता है। कौन कौन सी वे दो दशाएं? पहली है जहां वादी अपनी साधारण बुद्धिमत्ता से उस घटना को रोक सकता हो, और दूसरी है दुर्घटना रोकने का अंतिम अवसर वादी के हाथ में रहा हो। यानी कि इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक गली में एक व्यक्ति की बाइक पड़ी है, ए व्यक्ति की एक बाइक पड़ी है और उसी गली से एक बी व्यक्ति जो है अपनी गाड़ी लेकर के निकलता है। गाड़ी लेकर के निकलने पर वो ए व्यक्ति की गाड़ी से जाकर के टकरा जाता है। ए व्यक्ति ने ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी नहीं कर रखी है, रास्ते पर कोने में खड़ी कर रखी है। बी व्यक्ति जब इस व्यक्ति से टकरा जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति से टकरा जाने के बाद में वो अगर ए व्यक्ति के ऊपर वाद दायर करता है कि ए व्यक्ति ने गलत गाड़ी खड़ी की, इसने असावधानी रखी, जिसके कारण से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे नुकसान हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो है इसे
कंपनसेशन नहीं दिलाया जा सकेगा। क्यों नहीं दिलाया जा सकेगा? क्योंकि गाड़ी इसने देख ली थी, तो ये अपनी गाड़ी को धीरे चला सकता था और ब्रेक लगा सकता था। तो इस दुर्घटना को रोकने का अंतिम अवसर किसके पास था? बी व्यक्ति के पास ही था। तो ऐसी स्थिति में इसे ये वाद लाता है तो भी इसे कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। और अपनी साधारण बुद्धिमत्ता से दुर्घटना को रोक सकता था, यानी कि अगर इसने पहले ही गाड़ी देख ली थी तो ये थोड़ी सी बुद्धिमत्ता लगाता और अपनी गाड़ी को धीरे कर देता, तो ये दुर्घटना होने से बच जाती। तो इन दोनों पॉइंट के होने पर, यानी कि साधारण बुद्धिमत्ता से अगर घटना रोकी जा सकती है और घटना को रोकने का अंतिम अवसर अगर वादी के पास ही है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है कंपनसेशन प्राप्त करने का हकदार नहीं माना जाएगा। तीसरा पॉइंट है, नुकसानी का निर्धारण उसके दोष की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यानी कि अगर कोई घटना ऐसी घटित हुई है, जैसे यही घटना है कि ए व्यक्ति ने गाड़ी गलत पार्क की और बी व्यक्ति ने सावधानी रखी, फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, तो ऐसी स्थिति में जहां दोनों की गलती है कि बी व्यक्ति भी गाड़ी थोड़ी तेज चला रहा था जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ और ए व्यक्ति ने भी गाड़ी गलत पार्क कर रखी थी, तो ऐसी स्थिति में दोनों की गलती को देखते हुए, दोनों की असावधानी को देखते हुए असावधानी की मात्रा के आधार पर जो है निर्धारण किया जाएगा कि कितनी क्षतिपूर्ति दी जानी है। यानी कि किस व्यक्ति की कितनी गलती है, वादी की कितनी गलती है, प्रतिवादी की कितनी गलती है, इस गलती के आधार पर नुकसानी को कम या अधिक किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, दोनों के समान रूप से दोषी होने पर वाद नहीं चल सकता। यानी कि अगर कोई ऐसी घटना घटित हुई जिस घटना में ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों की बराबर मात्रा में गलती है, दोनों की गलती बराबर है, दोनों की वजह से ही एक दूसरे को नुकसान हुआ है या किसी एक व्यक्ति को नुकसान हुआ है, जिसमें दोनों व्यक्ति समान रूप से भागीदार है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर वाद नहीं ला सकता, या वाद लाता है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। अब अंशदायी या यौगिक उपेक्षा की कुछ जो है अपवादों को देख लेते हैं। इसके मुख्य 3 अपवाद हैं और तीनों सबसे महत्वपूर्ण अपवाद है, एग्जाम में ये कई बार पूछे जाते हैं। पहला अपवाद है, जहां उचित कार्यों की कल्पना की जा सकती है। यानी कि कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जहां पर ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, ये दो व्यक्ति हैं। ए व्यक्ति ये विश्वास कर लेता है कि बी व्यक्ति ने जो काम किया है वो काम बिल्कुल सही तरीके से किया है, ये बी व्यक्ति का काम था, ये बी व्यक्ति की जिम्मेदारी है, तो इसने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से अच्छे से निभाई होगी। यह बात मान करके, इस बात का विश्वास करके ए व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है और उसमें इसे कोई नुकसान होता है, तो यह इसके ऊपर वाद ला सकता है, परंतु बी व्यक्ति इस पर कोई बचाव नहीं ले सकता। इसे एक केस के माध्यम से समझ लेते हैं। गी वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। इस केस में क्या हुआ था कि गी जो है ये अपने भाई के साथ रेलवे में यात्रा कर रहा था। रेलवे में यात्रा करते समय रेलवे की एक बड़ी खिड़की से इस गी ने अपने भाई को बाहर, रेल के बाहर कुछ बताते हुए, उंगली से इशारा करते हुए उसे बताने के लिए अपनी हाथ जो है खिड़की की लोहे की डंडी पर रखा। उसने ये विश्वास किया था कि रेलवे कर्मचारियों का ये काम है कि वो खिड़की को अच्छे से बंद करेंगे, उसका ये विश्वास था रेलवे कर्मचारियों पर, परंतु उस खिड़की को सही से बंद नहीं किया गया था, जिसके कारण जैसे ही उसने उस खिड़की पर हाथ रखा वो खिड़की खुल गई और वो व्यक्ति बाहर गिर गया, जिसके कारण उसे चोटें आई। तो जब न्यायालय में यह वाद गया तो न्यायालय ने यह कहा कि बी व्यक्ति की ये जिम्मेदारी थी, रेलवे कंपनी की यह जिम्मेदारी थी कि वो उस खिड़की को अच्छे से बंद करे, और ए व्यक्ति के पास यानी कि गी के पास ये उचित कारण था ये कल्पना करने का कि रेलवे कर्मचारियों ने उस खिड़की को बंद किया होगा। उसके पास ये विश्वास करने का, उचित विश्वास करने का बात थी। तो इसके बाद भी अगर रेलवे कर्मचारियों की गलती की वजह से अगर उसे कोई नुकसान हुआ है तो उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी, और रेलवे कर्मचारी इस बात का बचाव नहीं ले सकते कि गी ने असावधानी रखी थी, यानी कि गी ने सावधानी नहीं रखी और जिसके कारण वो गिर गया, ये बचाव रेलवे कर्मचारी नहीं ले सकते। सेकंड अपवाद है, जहां दुर्घटना रोकने का अंतिम अवसर प्रतिवादी के हाथ में रहा हो। प्रतिवादी के हाथ में रहा हो, यानी कि यहां पर हमने पढ़ा था कि दुर्घटना रोकने का अंतिम अवसर अगर वादी के हाथ में रहा है तो उसे क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जाएगी, लेकिन अगर दुर्घटना रोकने का अंतिम अवसर प्रतिवादी के हाथ में रहा है तो उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। वो यह बचाव नहीं ले सकता कि वादी की असावधानी की वजह से ऐसा हुआ है। इसे भी हम एक केस से समझ लेते हैं, डेविस वर्सेस मेन। इस केस में क्या हुआ था, डेविस वर्सेस मेन के केस में मेन ने
जो है अपने गधे को एक तंग गली में, एक पतली गली में अपने गधे के पाँव को रस्सी से बांध करके उस गधे को असावधानी से उस गली में छोड़ दिया था। और जो ये डेविस है, यह व्यक्ति इधर से अपने घोड़ा गाड़ी लेकर के आ रहा था। घोड़ा गाड़ी घोड़ा गाड़ी पर बैठे हुए इसने इस गधे को देख लिया था, परंतु उसके बाद भी यह जाकर के इस गधे से टकरा गया, जिसके कारण गधा मर गया और इस व्यक्ति को काफी चोटें आई। तो जब इस व्यक्ति ये वाद न्यायालय में दायर हुआ तो न्यायालय ने यह कहा कि यहाँ इस व्यक्ति ने तो गधे को बांध करके यहाँ छोड़ा, इस व्यक्ति की गलती भी है, साथ ही साथ इस व्यक्ति की भी यह गलती है कि इसने अगर इस गधे को देख लिया था तो इस व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए थी और अपनी गाड़ी को धीरे चलाना चाहिए था। यहाँ क्या है कि दुर्घटना रोकने का अंतिम अवसर प्रतिवादी के हाथ में था, यानी कि जब यह व्यक्ति ने इस गधे को बांधा हुआ देख लिया था तो यह व्यक्ति जब आ रहा था तो इसके पास समय था और यह व्यक्ति दुर्घटना रोकने का इसके पास अवसर था। यह अगर अपनी घोड़ा गाड़ी को रोक देता या धीमी कर देता तो यह दुर्घटना नहीं होती। तो न्यायालय ने इसे कहा कि दुर्घटना रोकने का अंतिम अवसर प्रतिवादी के हाथ में था, ऐसी स्थिति में यह जो है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सेकंड थर्ड है जहां वादी संकट से बचने के लिए दूसरे संकटपूर्ण मार्ग का आश्रय लेता है, यानी कि कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती है, कुछ ऐसे संकट की स्थितियां बन जाती है जहां एक संकट से निकलने के लिए दूसरे संकट में जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों में भी जो है कोई व्यक्ति क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता, यानी कि दूसरे व्यक्ति से ऐसी मांग नहीं कर सकता कि इसकी असावधानी की वजह से मुझे नुकसान हुआ। इसे भी एक केस के माध्यम से समझ लेते हैं इस चीज को, यानी कि एक संकट से बचने के लिए दूसरे संकटपूर्ण मार्ग का आश्रय लेना, इसे जो है वैकल्पिक संकट का सिद्धांत भी कहते हैं। यह भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है। इसे एक केस के माध्यम से समझ लेते हैं, जोन्स वर्सेस बयास। इस केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति जो है अपनी गाड़ी को बहुत रफ्तार से एक टूटी सड़क से ले जा रहा था और उस गाड़ी में एक सवारी भी बैठी हुई थी जो जोन्स थी। जोन्स जब उस गाड़ी में बैठ करके बयास के साथ जा रहा था तो गाड़ी की बहुत ज्यादा स्पीड होने के कारण जोन्स को ऐसा लगा कि ये गाड़ी जो है इस टूटी सड़क पर कहीं जाकर के टकरा जाएगी और जिसके कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो इस भय से, इस संकट से बचने के लिए इस गाड़ी से कूद जाता है और गाड़ी से कूदने के कारण जोन्स को जो है कुछ चोटें आ जाती है। तो चोटें आने पर यह बयास के ऊपर केस करता है। तो न्यायालय यह कहता है, तो बयास वापस यह बचाव लेता है कि जोन्स की असावधानी के कारण इसे चोटें आई हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। परंतु न्यायालय यह कहता है कि यह संकट से बचने के लिए दूसरे संकटपूर्ण मार्ग का आश्रय लिया गया है। यह जो है वैकल्पिक संकट का सिद्धांत है और इस व्यक्ति में यह साधारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां कई व्यक्ति घबरा करके एक संकट से बचने के लिए दूसरे संकट में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। जैसे कि अगर किसी कमरे में आग लग गई है और इसी कमरे के पास कोई तालाब है, कोई व्यक्ति इसमें फंस गया है, उस व्यक्ति के फंस जाने के कारण, वो उस कमरे में आग लगने के कारण वो उस आग से बचने के लिए इस कमरे के दरवाजे को तोड़ करके अगर तालाब में कूद जाता है तो एक संकट से निकल करके यह दूसरे संकट में अगर आता है तो ऐसी स्थिति में इसे कोई ऐसा नहीं कर सकता कि भाई मेरे तालाब में ये किस लिए कूदा, मेरे तालाब में कूदने के कारण इसने मेरे तालाब को क्षतिपूर्ति दी। ये एक संकट से बचने के लिए दूसरे संकट में आया है। आप बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप अपना लेक्चर चाहते हैं। धन्यवाद।